वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल आपका कंटेंट बनाते रहे तो बहुत तेज बुखार भी आ गया, लेकिन मैंने कहते ना कि कल ही सोच लिया था कल हमें जनसंख्या का क्लास देना है तो देना, क्योंकि मैं जल्दी अब एक ही टॉपिक बचेगा पर्यावरण ख़त्म करके फिर मैं आपको क्या नाम एक अच्छी पोजीशन में ला के रख दूंगा जिससे कि आप सिलेक्शन से बिल्कुल हकदार होगे कि हाँ इससे बेहतर कंटेंट नहीं मिलने वाला है। और जो भी लाता हूँ एक मेहनत होती है उसके पीछे, हर चीज़ वो चीज़ हमारे कंटेंट में दिखेगी। और ये वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो लेकिन जनसंख्या एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और ये मत सोचना, देखो सिलेक्शन का और पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और ना ही मैं शॉर्टकट जितना भी करना था मैंने कर दिया, इससे कम कंटेंट ला ही नहीं सकते हम। ठीक है, यदि आपको लगा करे कि देखो खुद सोचो कि आप पढ़ते हो और हम एक तरीके से पढ़ाते हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत पढ़ाने में करते हैं। सोचो कि बल्कि आपको हमसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो जाके सिलेक्शन के हकदार आप हो गए। नगरीकरण करा दिया, जनसंख्या आज खत्म, बचा पर्यावरण, ये भी क्या नाम कल परसों में खत्म हो जाए, क्योंकि मैं कंटेंट ऐसा लाता हूँ क्वेश्चन बाहर ना जाए बस, क्योंकि मुझे वर्क कर लेने दिया करो, जल्दी मत मचाया करो भैया जल्दी लाओ जल्दी लाओ। आज ये खत्म हो गई, जनसंख्या सबसे बड़ा टॉपिक था, और परसों या नरसों क्या नाम आपका पर्यावरण खत्म हो जाएगा। चलिए चलते हैं सीधे अपनी क्लास पे। ये है जनसंख्या टॉपिक। जनसंख्या मतलब कि जनसंख्या किसी की संख्या कैसे पता चलेगी। जन मतलब लोगों, लोग मतलब संख्या, लोगों की संख्या कैसे पता चलेगी, जब हम जनगणना लोगों की गणना करेंगे 1 2 3 4 ऐसे, इसीलिए क्या बोलते हैं जनगणना या जनसंख्या। जनगणना मतलब जन मतलब लोग, गणना मतलब गिनती, लोगों की गिनती करना, इसे क्या बोलते हैं जनगणना। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व कुल क्षेत्रफल, जैसे भारत का क्षेत्र 32,87,263 है, वो जनसंख्या कुल, यार उल्टा हो गया, कुल जनसंख्या हमारी 121 करोड़ है 2011 के अनुसार, और हमारा कुल क्षेत्र 32,87,263। जब इसको हम भाग देंगे तो हमारा 382 लगभग में आएगा क्या, जन घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो इन डेफिनेशन को मतलब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन ही पूछ लेता है, इसलिए मैं चिल्लाया हूँ। लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात प्रति 1,000 पे देखा जाता है, इस चीज़ को याद रखना, 1,000 पे देखा जाता है। लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई बाई 1,000। साक्षरता दर क्या होती है, साक्षरों की संख्या मतलब कितने साक्षर हैं बटे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या। तो साक्षर किसे गिना जाता है, जिसकी जो लड़का 7 साल का हो और पढ़ा लिखा हो, पढ़ना लिखना उसे आता हो। 6 साल वाले बच्चे को कितना भी पढ़ना लिखना आता हो तो उसे साक्षर नहीं माना जाएगा। समझे कि नहीं समझे, साक्षरता में 7 प्लस आयु वाले बच्चे की गिनती होती है। तो 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या, साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या गुणे 100, जिससे हमारी साक्षरता दर निकलती है। दर मतलब परसेंटेज में निकलेगी, और इसलिए परसेंटेज में 100 होता है। अब देखो कि एकमात्र भारतीय शहर स्वतंत्रता से पूर्व, एक मतलब स्वतंत्रता पूर्व एकमात्र भारतीय शहर जिसकी पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। किसके द्वारा, हेनरी वाल्टर द्वारा 1830 में की गई थी। तो सबसे पहले जनसंख्या किसने की थी 1830 में, हेनरी वाल्टर ने की थी, बांग्लादेश में आयोजित की गई। ढाका वर्तमान में कहाँ है, बांग्लादेश में है। एक चीज़ और याद रखना, हमारे देश में दशकीय जनगणना होती है, वो आगे चल के आपको पता भी चल जाएगा। 10 साल में एक बार जनसंख्या मतलब जनगणना होती है। तो क्या है कि भारत ने पहली जनगणना अनियमित, मतलब कि अनियमित का मतलब ये होता है कि इसमें ये कन्फर्म नहीं किया गया था 1872 में कि जनगणना 10 साल बाद होगी, हो सकता है 73 में हो जाए, 80 में हो जाए, तो मतलब एक चीज़ कन्फर्म नहीं थी, इसलिए क्या कहते हैं अनियमित कहते हैं, मतलब नियमित नहीं थी। तो भारत में पहली जनगणना अनियमित 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। हैं, देखो हमें फ़ीवर है तो आप लोग आराम से पढ़िएगा, और पूरा टॉपिक हम इसे याद भी करा देंगे, बस आप पूरा वीडियो देख लीजिए, लेट के देख लीजिए, बैठ के देख लीजिएगा, लेकिन 2 बार देख लीजिएगा वीडियो, और फिर हम याद कराने की भी गारंटी, क्योंकि टारगेट सीरीज़ आपकी 1 जून से आ रही है टारगेट सीरीज़, और उस टारगेट सीरीज़ में देखना कि कैसे धमाल मचाती है एग्ज़ाम में। भाई जो नहीं भी खुद को फेल समझता होगा वो पास समझने लगेगा, और जिसको अभी से क्या नाम डेडिकेशन होगा वो भी फील कर रहा होगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगला पॉइंट क्या है, भारत की पहली नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 में हुई थी। नियमित जनगणना का मतलब कि यहाँ से कन्फर्म हो गया था कि क्या नाम जनगणना हर साल, मतलब कि 10 साल बाद हमेशा होगी मतलब जनगणना, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं नियमित जनगणना। किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। तो पहली नियमित जनगणना 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू सी ब्रोडेन के हुई थी, डब्ल्यू सी ब्रोडेन के अंतर्गत हुई थी, उन्होंने करवाई थी। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद, ये देखो 17 फरवरी 2024 को आया था। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त होता है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त होता है। देखो हर किसी को
मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अब जैसे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर मतलब कि आपका परिवार अच्छा हो, सब्सक्राइब बढ़ गया हो, तो हमें मोटिवेशन है तो हम और ज़्यादा आपके लिए कंटेंट में मेहनत करें, बस और कुछ भी नहीं हमें चाहिए। और आप खुद सोचते होंगे कि आप नौकरी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और लाखों में देखो, आप मुझे मत देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आप खुद को देखिएगा कि हम कंटेंट कितना अच्छा दे रहे हैं और कितना क्या नाम इसकी कीमत लाखों के बराबर है। जहाँ आप पैसे देके खर्च करके आते हैं वहाँ नहीं मिलता, और हम आज फ्री में दे रहे हैं, बस इतना ही अंतर है उनमें और हमें। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में जनगणना आयुक्त श्री EMWM एट्सवार आर्य गोपाल स्वामी की देखरेख में हुई थी। तो पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? EMWM। याद करने की टेंशन मत लीजिएगा, हम टारगेट में याद कराया करेंगे, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में जनगणना आयुक्त श्री EMWM एट्सवार आर्य गोपाल स्वामी की देखरेख में हुई थी। अब देखो, भारत में जनगणना गृह मंत्रालय, इसको रट्टा मार लो, UPP 2024 में एग्जाम में आया था। के अधीन संविधान की संघ सूची, किसकी सूची? संविधान की संघ सूची कौन सी? 7वीं अनुसूची के तहत तथा अनुच्छेद 246 संविधान में अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार करवाती है क्या? जनगणना। वर्तमान जनगणना 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला जनगणना अधिनियम 1948 में आया था। जनगणना अधिनियम 1948 में आया था। जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन हुई थी। जनगणना विभाग की स्थापना कभी थी? 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन हुई थी। और एक चीज़ देखिएगा कि जनगणना 2011 2 चरणों में संपन्न कराई गई थी। जाओ देखना जाके किसने कराया है इस क्वेश्चन। 2 चरणों में हुई थी, आगे भी देखना। 2 चरणों में हुई थी। UPP 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट 2024 में क्वेश्चन आया था कि जनगणना कितने चरणों में हुई थी? कितने चरणों में हुई थी? 2 चरणों में हुई थी। 2 चरणों में हुई थी जनगणना। देखो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने जनगणना भाई बहुत अच्छे से कराई और याद कराया मुझे सॉरी, इतनी तो याद करनी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं, फीवर है तो इसलिए गला भी दर्द है, लेकिन मैं क्लास रिकॉर्ड कर लूँगा। आज 3 क्लास दूंगा। जब मैं बीमार हूँगा तो और ज़्यादा आपके साथ लग के आऊँगा, ठीक है। जनगणना 2011 में 2 चरणों में संपन्न हुई थी। जनगणना का जनक हेनरी वाल्टर। जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। पहला चरण जिसे हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग कहते हैं, जिसमें घरों की जनगणना हुई थी। घर कितने हैं, समझे कि नहीं समझे? हाउस मतलब घर। दूसरा चरण जनसंख्या गणना। दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना हुई थी। और 2011 की थीम क्या थी? हमारी जनगणना हमारी जनगणना हमारा थीम। ये तो कुछ यार लोचा लग रहा है हमें। इसको देख लीजिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य शायद होगा। यहाँ पे थीम नहीं, थीम मतलब लिख गया कि हमारी थीम क्या थी, ठीक है। जनगणना 2011 की आवास सूची और आवास की जनगणना में कुल कितने 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। गूगल के यही चीज़ गूगल किया करिएगा कि हम सही हैं गलत हैं। 29 क्वेश्चन थे या 34 क्वेश्चन थे। जब हम इसे दोबारा रीड कर रहे थे, सेकंड वाचन कर रहे थे, जो संविधान में जैसे वाचन होते थे, मैंने 34 पहली बार में लिख दिया था। देखो, भगवान तो है नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है, हम भी गलती होती है, उसके लिए माफ़ कर दिया करना। और मैंने पूरा डाटा 2 बार पढ़ा, कुछ फिर भी गलती रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जनगणना 2011 आवास सूची और आवास की जनगणना में 29 प्रश्न पूछे जाते हैं। 29 प्रश्न मतलब कि आप कितने भाई बहन हो, आपके पास इंजन है, ट्रैक्टर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, या तुम बिना कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास बेरोजगारी है, नौकरी करते हो नहीं, ऐसे करके मतलब टोटल 29 क्वेश्चन पूछे जाते थे और फिर आपका डाटा लेके वो लोग चले जाते थे। 2011 के जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर C चंद्रमौली थे। 2022 के जनगणना आयुक्त तो श्री मृत्युंजय कुमार हैं और मृत्युंजय कुमार नारायण। 2011 से 21 के दशक में 0.31% की कमी आई, जिसका कारण अकाल व महामारियों का प्रकोप था। यही कारण था, मृत्यु दर अधिक हो गई थी। कब क्या नाम हमारी 10 की वृद्धि दर निगेटिव रही थी? 1911 से 1921 के मध्य में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अकाल और महामारियों का प्रकोप आ गया था और मृत्यु दर अधिक हो गई थी। जब मृत्यु दर अधिक हो जाएगी, जन्म दर अधिक हो जाएगी, जन्म दर कम हो जाएगी, मृत्यु दर अधिक हो जाएगी, तो जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर जो अपने आप कम हो जाएगी। पता है कि कहते हैं लोग पढ़ाई में मन नहीं लगता। हमारा आज बिल्कुल भी दिल नहीं था कि हम वीडियो रिकॉर्ड करें या बनाएं, लेकिन फिर भी हम उठे और बिना मेडिसिन लिए और सीधे मैंने कहा वीडियो इसी बात पे पहले रिकॉर्ड करेंगे। आखिर मैं मन की नहीं मानूंगा, अपनी करके मानूंगा। जब हम बैठ जाएंगे, जब 10 मिनट का रिकॉर्ड वीडियो 15 मिनट का हो जाएगा, तो सोचेंगे कि यार अब तो आधा रिकॉर्ड ही हो गया, तो पूरा ही कर दो। तो इसीलिए खुद को बिठा लिया करो ज़बरदस्ती, फिर उसके बाद मन लगे न लगे अपने आप लगने लगेगा।
अब क्या है, फिर 1921 के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई। 1921 के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई और इसीलिए 1951 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। 2011 के अनुसार क्या क्या है? गांव हमारे 6,40,930 हैं, वैधानिक नगर हमारे 4041 हैं, जनगणना नगर 3892 हैं, जिला 640 हैं, जिला 2011 के अनुसार 640 हैं, लेकिन वर्तमान में जिला 806 हैं, तहसील या तालुका 5924 हैं और कस्बा 7936 हैं। अब देखो, सी चंद्रमौली के नेतृत्व में 20 लाख से अधिक पर्यवेक्षकों के साथ सफलतापूर्वक जनगणना को अंजाम दिया गया था। लगभग कितने कर्मचारी थे? अब खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन नहीं कराएगा कोई। 20 लाख से अधिक पर्यवेक्षक थे। कितने थे? 20 लाख से अधिक उनके साथ कर्मचारी थे जिन्होंने जनगणना के मतलब सहयोग किया था, भागीदार थे। 28 फरवरी 2011 की रात्रि 12 बजे जनगणना का कार्य समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी 2011 को रात्रि 12 बजे। पता है, मैं बहुत जल्दी सोच रहा हूँ क्लास को मतलब ख़त्म करें, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। 15वीं जनगणना जो स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है, वो किस विधि के आधार पर की थी? एक्सटेंडेड डिफैक्टो रूल के आधार पर की गई थी। अब ये विधि क्या नाम किसने बताई होगी? किसी ने नहीं बताई होगी, तो ये चीज़ मैंने लिखाई है आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ भी लाऊंगा सबसे बेहतर लाऊंगा। यदि क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा, बस यही तो मेरी एक खासियत है। और हमेशा मैं आज पढ़ लेता हूँ, आज से लेकर लास्ट तक आपको यही, अब यूपीपी के बाद एनटीपीसी किसी कुछ हर एग्ज़ाम को मैं पकड़ लूँगा और यही मेथड रहेगा सबको, और फिर देखना कि एग्ज़ाम आखिर कैसे नहीं निकलता आप लोगों से। आज़ादी के समय 1991 में 36.1 करोड़ जनसंख्या थी। आज़ादी के समय 1951 में 36.1 करोड़ जनसंख्या थी। कब थी? 36.1 करोड़। 1961 के मध्य सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई थी। कितनी हुई थी? लगभग 24% के राउंड हुई थी। क्या कि 1961 से 71 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वो 10 की वृद्धि हुई थी, तथा 1991 से 2001 के मध्य सर्वाधिक करोड़ में, करोड़ मतलब कि करोड़ में मतलब संख्या में। एक होता है परसेंटेज, अलग चीज़ होती है, संख्या अलग होती है। जैसे कि परसेंट तो 10-12%, तो करोड़ में कितने करोड़ बढ़ी, तो वही चीज़ यहाँ पे है। क्या है कि 10 की वृद्धि 1961 से 71 के मध्य हुई थी, लेकिन जो जनसंख्या में मतलब कि संख्या में कि 100, 200, 300 करोड़, तो 1991 से 2001 के मध्य सर्वाधिक करोड़ में जनसंख्या वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी? 102.8 करोड़ से 121.8 करोड़, लगभग 18 करोड़ की वृद्धि हुई थी। अरे एक मिनट, क्या कह रहे हैं? 1991 से 2000 मध्य सर्वाधिक करोड़ में वृद्धि हुई थी, ठीक है, हाँ। 1991 से 2001 के मध्य सर्वाधिक करोड़ में वृद्धि हुई थी, और उसके बाद 2001 से 2011 के मध्य कितनी वृद्धि हुई? 2001 से लेकर 2011 के मध्य कितनी वृद्धि हुई थी? 18 करोड़ की। कितने? 102 करोड़ थी 2001 में और 121 करोड़ हो गई 2011 में, तो कितनी वृद्धि हुई थी? 18 करोड़ की। 2011 के अनुसार जनसंख्या हमारी 121 करोड़ है। वर्तमान 10 की वृद्धि 17.7 करोड़ है। वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है हमारी वार्षिक वृद्धि दर। और इसे खूब गूगल करिएगा, खूब क्या ना क्रॉस चेक करिएगा, क्योंकि हमारी गलती आपको निकालना है। शीर्ष जनसंख्या वृद्धि दर राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई थी? परसेंटेज में किस में हुई थी? मेघालय में हुई थी, 27%, लगभग 28% है। और क्या नाम, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम यूटी बोलेंगे, पूरे यूटी जहाँ पे बढ़ा है वहाँ पे आप लोग क्या समझना कि केंद्र शासित राज्य की बात हो रही है, केंद्र शासित राज्य की बात हो रही है। तो क्या है कि शीर्ष जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में थी? सबसे ज़्यादा मेघालय में थी। और यूटी में किस में हुई थी? ओवरऑल पूछा जाए तब में क्या ना लगाना, दादरा नगर हवेली लगाना, क्योंकि इसमें लगभग 55% की वृद्धि हुई थी। अब क्या, न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में हुई थी सबसे कम? और एक चीज़ और हम पहले क्लियर कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको 31 तारीख को सारी क्लास हमारी कंप्लीट मिलनी चाहिए, क्योंकि टारगेट में फिर आपको रिवीजन करने में और पढ़ने में मज़ा आएगा, बस और कुछ नहीं। और हुआ करे तो आप हाथ से लिखिएगा और फिर देखिएगा कैसे नहीं याद होता है। एक बार जो चीज़ हाथ से लिख जाती है ना, वो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है, और जब रिवीजन कर लोगे तो आपकी लिखी हुई चीज़ आपको ज़्यादा कनेक्ट करने में आएगी। और ध्यान नहीं करना चाहते तो प्रिंट आउट निकलवा लो और फिर उसमें टिक लगाते हो, अच्छा जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, आप हाईलाइट करते जाइएगा। तो न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर राज्य या यूटी नागालैंड सबसे कम। एकमात्र राज्य जिसमें क्या नाम निगेटिव थी, एकमात्र राज्य किसमें थी? निगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। कौन सा? नागालैंड था। कितना था? 0.58%। और सब उससे बाद फिर केरल में हुई थी, उसके बाद फिर लक्षद्वीप में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या हमारी इतनी है, लगभग 2100 करोड़। इसमें मेल है 62 करोड़ 51 दशमलव 6। इतना याद रखना कि डाटा
62 करोड़ में भूल जाओ, लेकिन इतना याद रखना 51.4% है मेल, और बचा कितना 48.5। 48 यहाँ पे देखो 51.5 मान लो, यहाँ पे 48.5 मान लो, तो 51% मेल थे, 48% फीमेल थी। अब देखिएगा क्या कि 0 से 6 वर्ष आयु जनसंख्या 16.44 करोड़, 0 से 6 वर्ष आयु वाली जनसंख्या कितनी थी 16.66 करोड़, परसेंटेज में थी 13.6% थी। गांव में कितनी जनसंख्या निवास करती है 68.9%, और नगर में 31.1%। साक्षरता हमारी कितनी थी 74, जो लिखिए साक्षरता हमारे क्या नाम थी 2011 के अनुसार, ये डाटा 2011 के अनुसार ही है, उसी को मान के चलिएगा। साक्षरता हमारी 74% थी, और 74.4% ओवरऑल टोटल मतलब थी, जो मतलब कि एलिमिनेट करके मैंने इतना लिख दिया। जिसमें से मेल लिटरेसी मेल साक्षरता 82% थी, और जिसमें फीमेल लिटरेसी फीमेल साक्षरता उसमें 65% थी। 65 जनगणना तुम्हारा कितना था खूब याद रट लेना है, 382 हमारा क्या नाम जनगणना था। लिंगानुपात कितना था हमारा 943 था, 2001 में 933 था। कितनी वृद्धि हुई 10 की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई। 2001 का याद कर लोगे, 2011 का याद कर लोगे, 943 और 933 इनका अंतर कितना आया 10। सबसे ज़्यादा 1991 में 992 लिंगानुपात था हमारे देश का, 992 में सबसे ज़्यादा कितना था 1991 में 992। देखो 91 92 बस एक का ही तो फर्क है 19-20 का ही तो फर्क है RCB NCS के। 1951 में 946 था हमारा, स्वतंत्रता के समय हमारा कितना था लिंगानुपात 946। गाना खुद को सुनाओ कि तुम जो दे दो साथ मेरा। टॉप 3 लिंगानुपात राज्य, टॉप 3 लिंगानुपात राज्य केरल। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है केरल का। खुद को कहो कि यदि हमारा मन जो साथ दे दे तो मैं दुनिया बदल सकता हूँ मैं, अभी तो ये पहली मंजिल आगे भी पेश आई बढ़ना है, तो ऐसे करके खुद को मोटिवेट रखो। टॉप 3 लिंगानुपात राज्य, तो केरल का 1084 याद करना पड़ेगा, कितना था 1084 लिंगानुपात था। तमिलनाडु का 996 था, और नंबर 1 पे कौन था जिस टॉप लिंगानुपात में केरल था, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश। लिंगानुपात में 3 में न्यूनतम राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य न्यूनतम याद रखो। सबसे कम लिंगानुपात वाले कौन थे, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का रहा। हरियाणा में कितने लड़के अविवाहित रह जाते हैं 121 लड़के अविवाहित रह जाते हैं। हरियाणा वालों ध्यान दो, बेटा बेटी एक समान। जम्मू कश्मीर 889 और सिक्किम का 890, बस एक का ही तो फर्क है। सबसे कम कहाँ है क्या नाम हरियाणा में। शीर्ष यूटी सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें क्या नाम सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हो किसका, पुडुचेरी का 1037 में 37 लड़कियाँ एक्स्ट्रा हैं, मतलब एक लड़के को एक लड़की ज़्यादा मिल जाती होगी यहाँ पे शादियाँ। उसके बाद लक्षद्वीप का 947, उसके बाद अंडमान निकोबार का 876, और दिल्ली का 868। दिल्ली का जरूर याद रखना, दिल्ली का कितना है सबसे पहले ऊपर याद रखना क्या किसका, हरियाणा का, फिर दिल्ली का तो जरूर याद रखना 868 है, दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया था ये। अब देखो न्यूनतम लिंगानुपात वाले यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे कम किसका दमन दीव का 618, यहाँ पे बहुत लड़के कुमारे रह जाते होंगे। शीर्ष लिंगानुपात वाले 2 राज्य जो जिले, माहे जो पुडुचेरी में आता है, माहे एक यूनियन टेरिटरी है, माहे कराईकल एनम जो अलग अलग 3 जिले हैं क्या नाम उसमें पुडुचेरी में, माहे कराईकल और एनम, माहे केरल में है, तो जिसका क्या नाम लिंगानुपात है 1176। उसके बाद अल्मोड़ा राजस्थान 1139 राज्यों में सबसे ऊपर कौन है क्या नाम की सबसे बड़ा जिला कौन है राज्यों में बता रहे, ओवरऑल जिला कितना बड़ा अल्मोड़ा है किसका उत्तराखंड का 1139 है। न्यूनतम वाले जिले कौन से, दमन है 533, और लेह है जो लद्दाख में पाया जाता है 583। ये चीज़ याद हम भी कराएंगे, बस इस वीडियो को 2 बार देखना क्योंकि आपके माइंड में छपने लगे, और भगवान की कसम यदि आपने लिख लिया हाथ से तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। 0 से 6 आयु वर्ग वाले लिंगानुपात 3 शीर्ष राज्य, 2 शीर्ष राज्य, 2 याद रखो, यूपीपी वाले 1 राज्य रखो याद। तो अरुणाचल प्रदेश 0 से 6 भी याद रखना, आयु वर्ग 0 से 6 जिसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है अरुणाचल प्रदेश का, और नंबर 2 पे मेघालय और मिजोरम जिनका दोनों का 970 है। और न्यूनतम 0 से 6 वर्ष वाले क्या लिंगानुपात यहाँ पे ऊपर लिंगानुपात है तो यहाँ पे लिंगानुपात लिख लो, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार तो हो ही। तो सबसे कम हरियाणा का है, हरियाणा का ऊपर भी था तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद किसका है, उसके बाद है पंजाब का। लगभग आपकी आधी क्लास ख़त्म हो गई है।
तो आप जो चीज़ 2 से ढाई घंटे में पढ़ते हो वो वहाँ पे आप 20-25 मिनट पढ़ लीजिएगा। आखिर कंटेंट तो उनसे अच्छी ही है। बुखार जो था हम भूल गए थे, फिर याद आ गया। 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात में यूटी नंबर 1 कौन सा है? अंडमान निकोबार। नंबर 2 पे पुडुचेरी। न्यूनतम में कौन है 0 से 6 वर्ष आयु वाले? दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़। थोड़ा राइटिंग का कंप्रोमाइज़ कर लेना, बाकी मैंने कंटेंट में कोई कमी नहीं रखी है। वर्ष 1971 तक साक्षरता का आधार वर्ष 5 वर्ष था। साक्षरता का आधार वर्ष 5 वर्ष था 1971 तक। और उसके बाद 1971 के बाद 7 वर्ष हो गया, क्योंकि 7 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे साक्षर और निरक्षर माने जाएंगे। शीर्ष 3 राज्य साक्षरता दर। केरल की साक्षरता दर 94% है, उसके बाद मिजोरम की 91% है। और शीर्ष यूटी में नंबर 1 पे लक्षद्वीप, नंबर 2 पे दमन-दीव। और न्यूनतम साक्षरता यूटी में किसकी? दादरा नगर हवेली की और पुडुचेरी की। और शीर्ष राज्य कौन से? केरल है, किसके? 94%। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आप लोग आ पाए होंगे पूरा वीडियो देख के, क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ती होगी, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो चीज़ हम देख नहीं पाते, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं मन कब आती है वो चीज़ हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। पुरुष साक्षरता वाले 30 राज्य। सबसे ज़्यादा केरल में 96% लोग क्या हैं? साक्षर हैं। 96% लोग साक्षर हैं। सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार है। सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता पुरुष वाले राज्य कौन सा? सबसे कम साक्षरता पुरुष में है किसकी? बिहार की। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की। न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले राज्य, सबसे न्यूनतम किसकी साक्षरता है? बिहार की। उसके बाद राजस्थान की नंबर 2 पे। उच्च साक्षरता के 2 जिले सरचिप 2 जिले सरचिप मिजोरम के 98%, अजावल मिजोरम का 98.5%। अब देखो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। न्यूनतम साक्षरता वाला अलीराजपुर मध्य प्रदेश का। अलीराजपुर मध्य मात्र 37% ही लोग यहाँ के साक्षर हैं। बीजापुर छत्तीसगढ़ का। 41% नंबर 2 पे। कौन से जिले हैं? खूब याद रखना। सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता में अंतर वाले राज्य मतलब कि कैसा कौन सा राज्य जिसमें पुरुष और महिला की साक्षरता में बहुत अंतर है। जैसे कि मेल में राजस्थान में मेल में कितनी है? 54%। और फीमेल में कितनी है? 27%। तो इनका अंतर कितना होगा? 27। और यही चीज़ कहा जाए कि झारखंड की 70% है मेल साक्षरता, और मेल साक्षरता, और वो फीमेल साक्षरता, और मेल साक्षरता कह दो कि 91% है। लेकिन हाँ, साक्षरता ज़्यादा, लेकिन अंतर तो यहाँ पे 21 का ही है, तो इसीलिए अंतर पूछा गया है यहाँ पे। समझ गए होंगे, चीज़ से समझना होगा। तो किसमें सबसे ज़्यादा अंतर? राजस्थान में 27%, गैप जिसे बोलते हैं, राजस्थान में 21%, उसमें झारखंड में। न्यूनतम मेल फीमेल साक्षरता अंतर्राज्य। न्यूनतम किसमें अंतर है? मेघालय मात्र 3.1% का। 1901 में जनसंख्या घनत्व 77 था, 1991 में 117 था, और प्रेजेंट में कितना है? 382। अधिकतम वृद्धि जनसंख्या घनत्व में 1961 से 71 के दौरान 24.6%। जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हुई? 1961 से 1971 के मध्य। अब देखिएगा, अरुणाचल में जनसंख्या घनत्व सबसे कम। 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 है। जनघनत्व का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं। ऐसे करके 17 है, इधर उधर मतलब इनको ये लोग 17 हैं, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में। और जब कहा जाए कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तब क्या नाम दूर दूर हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे कि जनसंख्या अगर जैसे बिहार में है तो बिहार में एकदम ऐसे एकदम घने खूब बसेंगे, ऐसे करके पूरा एकदम जगह वगैरह कुछ नहीं होगी, इसमें बहुत घनी बस्ती होगी बिहार में, क्योंकि यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 है। जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत होगा। जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी क्षेत्रफल कम होगा, वहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होगा। तो इसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। बिहार का 1106 है। यूटी में दिल्ली का 11,320 है, सबसे ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेश में किसका है? सबसे ज़्यादा दिल्ली का है। अंडमान निकोबार का सबसे कम 46 है। 2001 से 11 के जनघनत्व में वृद्धि 57 की थी, अब क्या नाम 382 है। और क्या नाम 57 बढ़ के हुआ है, यानी कि पहले क्या नाम कितना था? 57 कम कर दो, 12 में थे 7 के 5, यानी कि 7 में थे 2 के 2, तो 325 था। कितना? 2001 का जनसंख्या घनत्व कितना था? 325। देखो निकालने का तरीका, यदि क्वेश्चन आ जाए 2001 का कितना था तो आप निकाल सकते थे, लेकिन हम याद करके नहीं कहते। 57 की वृद्धि हुई थी। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली का है। उत्तर पूर्वी दिल्ली कितना? 37,346।
और चेन्नई उसके बाद नंबर 2 पे चेन्नई 26,903। धीरे धीरे पड़ाव ख़त्म होने पे आ गया। 24 मिनट का वीडियो हो चुका है लगभग में, और हमारा लगभग 65% हमारी क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। अनुसूचित जातियाँ 1108 हैं संविधान के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल अनुसूचित जनजातियाँ जिन्हें हम एससी बोलते हैं, अनुसूचित जातियाँ जिन्हें हम एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, तो 1108 हैं, जिनमें 81.2% गाँव में रहती हैं। और मुख्य आय का इनका स्रोत क्या है? कृषि है। कृषि इनका मुख्य आय स्रोत है। स्वतंत्रता के समय इनकी जनसंख्या 5.17 करोड़ थी। 2011 के अनुसार ये 20 करोड़ इनकी जनसंख्या, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में, इसलिए इस क्वेश्चन को कंठस्थ बांध लेना कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की कितने परसेंट जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का कितना 16.6% है। टोटल जनसंख्या कितनी 20 करोड़ है। 2011 1 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर कितनी हुई थी? 20.8%। किसमें? एससी की जनसंख्या में। सर्वाधिक एससी शेड्यूल कास्ट किसमें? यूपी में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। सबसे कम किसमें? मिजोरम में। सबसे कम किसमें है? मिजोरम में है। सर्वाधिक एससी परसेंटेज में, देखो वो संख्या में थे, अब परसेंटेज में देखो, प्रतिशत में किसमें है? पंजाब में सबसे ज़्यादा एससी, और सबसे उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, और सबसे कम एससी परसेंटेज के अनुसार मिजोरम में लगभग 0.1%। एससी रहित राज्य जिनमें एससी की एक भी एससी नहीं पाया जाता, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कोई भी एससी नहीं पाया जाता। इनको याद कर लेना। जब संविधान पढ़ाएंगे तो 341 आर्टिकल भी पढ़ाएंगे, तो उसमें देखना। अब देखना कि यार 20 क्वेश्चन ये हो गए स्पेशल टॉपिक्स के, 20 नहीं तो हम सोच रहे चलो सबसे कम मानो, जो मतलब कि आने ही आने 15 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन यूपी जीके के हो गए, 3 क्वेश्चन हमने क्या नाम किसके करा दिए? 3 क्वेश्चन क्या नाम संविधान से हो गए। कितने हो गए? 15, 6, 21 और 3, 24 क्वेश्चन तो यही हो गए कंटेंट से सीधे सीधे। बाकी आगे कमाल देखिएगा, 24 क्वेश्चन तो सीधे नोट से हम अपने स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। 2011 में एससी का लिंगानुपात 945 था। 2011 के अनुसार अब एसटी पे आ गए। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। इनकी जनसंख्या 10.42 करोड़ है। देश की कुल जनसंख्या का 8.6 एससी कितना है हमारा? 16.6%, और एसटी कितना है हमारा? 8.6%। टोटल कितना हो गया? लगभग में 25% हो गया। ये टोटल पूछा जाए तो 1/4 टोटल जनसंख्या का हमारा एससी और एसटी, 1/4। तो 25% होता है, टोटल 100% होता है। तो एसटी कितना है? 10.42 करोड़, और देश की कुल जनसंख्या 8.6 करोड़। यार पानी पी लें, गला सूख गया। कुछ नहीं, फीवर में है तो मतलब गला तो सूखता ही है। इसी में एहसास नहीं दिलाना चाह रहे कि यहाँ वो चीज़ है कि, लेकिन आप पढ़ो, फीवर वीवर से कुछ ना मतलब, आते जाते रहते हैं। देश की कुल जनसंख्या 8.6 करोड़ है कुल जनसंख्या का, तो ये तो बता दिया। सर्वाधिक एसटी मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ है। एसटी परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक एसटी किस में है? लक्षद्वीप में। यूनियन टेरिटरी 94% एसटी हैं। नॉन एसटी स्टेट मतलब जहाँ एसटी नहीं पाए जाते हैं, पुडुचेरी है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे एसटी कोई एसटी नहीं पाया जाता है 2011 के अनुसार। संख्या की दृष्टि से ऐसा है यूटी जिसमें सर्वाधिक एसटी हैं संख्या की दृष्टि से। यूनियन टेरिटरी की बात हो रही, संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। जब हम पहली बार दिल्ली गए तो दिल्ली जाते टाइम आपको एक दादरी पड़ता है, दादरी। तो मैंने भैया से अपने पूछा था, तो उन्होंने हमसे पूछा, उन्होंने कहा यही दादरा नगर हवेली है का? तो उन्होंने कहा हाँ यही है दादरा, क्योंकि उन्हें पता नहीं था दादरा नगर उधर है और दादरी अलग है। तो हंसी आई थी बाद में जब पढ़ते थे। उन्होंने कहा, जब मम्मी का फ़ोन है, मम्मी ने कहा, मैंने कहा दादरा पहुँच गए हैं, तो दादरा नहीं वो दादरी थी। दादरी जब दिल्ली जाओ तो दादरी पड़ती है, शहर है, सिटी है। भारतीय संविधान में 212 एसटी की बात की है। टोटल संख्या कितनी? 212 एसटी हैं। एसटी में सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा का है, 1046। और राम, प्रथम जनसंख्या नीति 2000 में आई थी। एक जनसंख्या नीति 1976 में भी आई थी, वो क्या थी? वो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूएन जनसंख्या रिपोर्ट 2022 की देख लीजिएगा, खूब पूछा जाता है। भारत बना सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, भारत बना सर्वाधिक 142.8 करोड़ हो गई, और शायद चीन के 141 करोड़ कुछ है समथिंग, या 142 के करीब में, लेकिन भारत से कम है। यूएन के अनुसार 2050 में भारत की जनसंख्या 166 करोड़ पहुँच जाएगी। 1947 स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर मात्र 12% थी, 1947 में। लेकिन 1991 की जनगणना के अनुसार 18.3%, 18.3% थी।
2021 का विषय क्या है जनगणना का? जन भागीदारी से जन कल्याण। इसका क्या नाम, थीम जिसे बोलते हैं, जन भागीदारी से जन कल्याण। तो 2021 की जनगणना होनी थी, वो क्या नाम कोरोना के टाइम, कोरोना की वजह से स्थगित कर दी गई। और आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया इतनी जनसंख्या आप कब से याद कर रहे हो जनगणना? इस जनगणना से ही सिलेक्शन ले लो, वरना अगली जनगणना आ गई तो हालत ख़राब हो जाएगी याद करते करते। इस जनगणना को अच्छे से इसे रट लो, क्योंकि अगली जनगणना ना याद करनी पड़े, क्योंकि वो जनगणना और भयानक आएगी। पता नहीं क्या क्या डाटा याद करना पड़ेगा। उसमें ओबीसी का भी डाटा शामिल किया गया, कितने ओबीसी किस राज्य में सर्वाधिक हैं, और इसमें तो ओबीसी तब भी बच गया, किस राज्य में धर्म, और कितना सब डाटा बढ़ जाएगा। लेकिन ये डाटा 2011 के अनुसार कम है 2021 के अनुसार, तो इस डाटा को जरूर याद कर लीजिएगा। 16वीं जनगणना में प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो 15वीं जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए थे, जो स्वतंत्रता के बाद में 7वीं जनगणना थी। इनको प्रश्न को याद करना, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया धर्म आधारित जनगणना देख लो, खूब पूछी जाती है धर्म आधारित जनगणना। धर्म आधारित जनगणना पहली बार 2001 में हुई थी, दूसरी बार 2011 में हुई थी। सबसे ज़्यादा धर्म आधारित जनगणना में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, 96.63 करोड़, और सबसे कम क्या है, जैन 0.45 करोड़। सबसे ज़्यादा साक्षर धर्म कौन सा है? जैन, उसके बाद ईसाई। सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। किसमें? परसेंटेज के अनुसार, वैसे तो यूपी में है संख्या के अनुसार। और सबसे ज़्यादा हिंदू ये यूनियन टेरिटरी, ये राज्य हो गया। ये केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो दादरा नगर हवेली में है। सबसे कम हिंदू कहाँ है? मिजोरम में है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम लक्षद्वीप में है। सबसे कम मुस्लिम मिजोरम में है। और सबसे ज़्यादा ईसाई नागालैंड, और सबसे कम भी बिहार में। सबसे ज़्यादा ईसाई किस राज्य में? नागालैंड में। सबसे कम बिहार में। नागालैंडी जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। क्या है? अंग्रेजी है हमारी, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी? नागालैंड का। अब देखिएगा क्वेश्चन, सर्वाधिक सिख किसमें? पंजाब में। ऑफिशियली होंगे क्योंकि सिखों का राज्य है। सर्वाधिक बौद्ध किसमें? महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक जैन किसमें? महाराष्ट्र में है। अरे सर्वाधिक बौद्ध भी महाराष्ट्र में, सर्वाधिक जैन भी महाराष्ट्र में है कि दिल्ली में है? यार इस चीज़ को देखिएगा, सर्वाधिक जैन दिल्ली में कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कमेंट करके बताइएगा। जो यहाँ तक आएगा वो कमेंट जरूर करेगा, चाहे ना पता हो तो यही लिख के जाना, नहीं पता तो मुझे लगेगा कि वीडियो सबने देखा है अच्छे से। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किसमें? यूपी में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बिहार में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में किसमें? हिमाचल प्रदेश में, जो मैंने ऊपर बात की थी। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या परसेंटेज में किसमें? दिल्ली में है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में। देश में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर यूपी में। देश में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर जनसंख्या में, एक संख्या के अनुसार निकाले तो किसमें? यूपी में है। यूपी में हैं। 1901 और 1901 से 1921 की अवधि को गतिहीन चरण कहते हैं। किस चरण को गतिहीन चरण कहते हैं? यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, किस चरण को गतिहीन चरण कहते हैं? 1901 से 1921 के बीच, क्योंकि इसमें जनसंख्या दर ऋणात्मक रहती है, कारण जनसंख्या वृद्धि दर उतनी नहीं हुई थी। 1951 से 81 के दशकों को जो 30 साल का दशक है, इसे भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। 1901 से 1921 में को स्थिर अवस्था कहा जाता है। 1901 से 1921 को स्थिर अवस्था कहा जाता है। स्थिर अवस्था मतलब कि कांस्टेंट, जो मतलब जितनी बढ़ रही थी उतनी ही बढ़ी है। इसको बस इतना याद करो, 1901 से 1921 को स्थिर अवस्था कहा जाता है। भारत जनसंख्या वितरण और मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं, जिसे हिंदी में जनांकी बोलते हैं। जननांकी बोलते हैं, जननांकी। ठीक है, जननांकी की बोलते हैं किसको? डेमोग्राफी को। इसको जनसंख्या को यदि पूछा जाए डेमोग्राफी किससे संबंधित, किससे बोलोगे? जनसंख्या से है। नसबंदी किससे जन्म दर प्रभावित की जा सकती है? किससे? नसबंदी से। भारत की प्रजनन दर कितनी? 2.2 है। प्रजनन दर मतलब प्रत्येक माँ के 2.2 बच्चे होते हैं। सही है, प्रजनन तो अच्छी है खैर अपने देश की। भारत का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कब आया था? 1992 में। NFHS कब आया था? NFH1 कब आया था? राष्ट्रीय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1992 में आता है। शहरी आबादी के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर। शहरी आबादी के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। एशिया में जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? भारत की है, फिर चीन की, फिर इंडोनेशिया की। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या ब्राज़ील की है, और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? नाइजीरिया की। अब देखो 2011 में कुल प्रजनन दर 2.4 थी, मतलब प्रत्येक माँ
लगभग में 2.5 बच्चा जन्म देती है। जनगणना अधिनियम 1948 में आया। चीन की जनसंख्या इस टाइम पे कितनी 142.57 करोड़ और इंडिया की 142.81 करोड़, शायद इतनी है, पीछे देख लेना जाके। भाषा जनगणना देखो, सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी। सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा? दक्षिण कोरिया है। सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है? दक्षिण कोरिया की। लक्षद्वीप में सबसे कम गांव है और यूपी में सर्वाधिक गांव है। अब देखो 2011 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की? छत्तीसगढ़ की। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सबसे अधिक संख्या किसकी? छत्तीसगढ़ में। माल्था सिद्धांत किससे संबंधित? ये पूछा जाए कि माल्था सिद्धांत किससे संबंधित? जनसंख्या से संबंधित है। 2011 में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 2011 में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? दक्षिण अमेरिका का, और अभी भी सबसे कम है। सर्वाधिक नगरीकृत दक्षिण राज्य पाकिस्तान है। सबसे नगरीकृत दक्षिण मतलब जो सार्क के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण एशिया में सबसे वृद्ध देश कौन सा? श्रीलंका है। भारत का पड़ोसी कौन सा देश जो सबसे वृद्ध है, मतलब बूढ़ा देश है? 2011 के अनुसार यूटी में सर्वाधिक महिला साक्षरता लक्षद्वीप में। सर्वाधिक महिला साक्षरता किसकी है? लक्षद्वीप की है। महिला साक्षरता लक्षद्वीप की है। और ये आपकी जनसंख्या का यहीं पे टॉपिक का द एंड होता है। यहाँ पे लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, द एंड। आप इसी क्लास को कम से कम करते जाके 2 घंटे में, और हमने इस क्लास को 35 मिनट में समेट दिया है। इसे बोलते हैं गागर में सागर। और ये चीज़ मैं इसलिए स्टार्ट की थी, मैं सोचता था कि बच्चों को सही बताया जाए कि कहाँ पर क्या पढ़ो, लेकिन कोई बिलीव नहीं करता कि आपका क्या जानो। तो एक ने कमेंट करके कहा था, भाई आप कह तो देते हो ऐसे करो, लेकिन क्या आप करके दिखा सकते हो? तब मैंने चैनल बनाया था। और एक व्यक्ति विशेष जो हमारी क्या नाम नोट्स पढ़ते हैं और हमारी पढ़ाई करते हैं कि RW के खिलाफ मत बोलो। भाई खिलाफ नहीं होती, सच्चाई कभी किसी के खिलाफत नहीं होती है। सच्चाई को खिलाफत नहीं बोलते। खिलाफत उसे बोलते हैं कि यदि आपने अच्छा काम किया फिर भी हम आपका विरोध कर रहे हैं, उसे बोलते हैं खिलाफत। और ये एक सच्चाई है, सच्चाई जान के रहो। यही क्लास आप देखना जाके किसी प्लेटफॉर्म पे 3 घंटे से कम की नहीं मिलेगी। और वही चीज़ हम कराते देखो, क्लास दो बच्चों को और वो अपना उनको रिवीजन करने का टाइम दो। 1.5 घंटे उनको स्क्रीन पे मत बिठाओ। मेरा एक ही सिद्धांत है, और एक चीज़ आपको, यही चीज़ हम आपको आगे तक ले जाएंगे कि कैसे आपको पढ़ सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा, और प्लीज़ कीप सपोर्ट बनाए रखिएगा। और हमारा क्या है, हम तो क्या नाम सब कुछ कवर ही करवा रहे हैं, और हो सकता है अभी क्या नाम इसकी क्लास आए, फिर उसके बाद रीजनिंग की स्ट्रेटजी वीडियो आ जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा।